नमस्कार, मैं दिनेश खत्री टीटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। क्लास 9th हिंदी क्षितिज बुक का गद्य पाठ है, पाठ क्रमांक 2, जिसका नाम है लहासा की ओर। लहासा एक स्थान है जिसकी यात्रा की गई है लेखक द्वारा, उसका वर्णन इस पाठ में दिया गया है। इस पाठ के लेखक का नाम देखिए, पहले लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन, ये इनका नाम है, ध्यान दीजिए। इसके बारे में, जीवन के बारे में यहाँ लिखा है मैंने, शॉर्ट तरीके से इसको सुन लें, समझ लें, उसे कॉपी में भी बाद में नोट करें। ध्यान देइए, इनका मूल नाम, राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम है केदार पांडेय। ध्यान दीजिए, इनका मूल नाम क्या है? केदार पांडेय। जन्म हुआ है 1893 ईस्वी में, 1893 में इनका जन्म हुआ है। कहाँ जन्म हुआ है? ननियाल में, यानी इनका जन्म स्थान है वो ननियाल है। ननियाल कहाँ है? पंदहा गांव का नाम है, पंदहा आजमगढ़ जिले में आया हुआ है, और आजमगढ़ जिला है उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। तो इनका जन्म स्थान है पंदहा, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, जो कि इनका ननियाल है। ननियाल में इनका जन्म हुआ है। पैतृक गांव, यानी इनका खुद की जो पुश्तैनी गांव है, जहाँ इनके पिता दादा रहते हैं, वो गांव है कनैला। ध्यान दीजिए, पैतृक गांव कौन सा है? कनैला। शिक्षा, इन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? काशी में, आगरा में, लाहौर में, ये स्थान है जहाँ इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है। इसके बाद सन 1930 में ये श्रीलंका चले गए। श्रीलंका में इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, है ना। बुद्ध द्वारा चलाया गया जो धर्म है, बौद्ध धर्म, उसको उन्होंने ग्रहण किया। तब इनका नाम पड़ा राहुल सांकृत्यायन। ध्यान दीजिए, पहले इनका नाम था केदार पांडे, लेकिन जब बौद्ध धर्म को इन्होंने स्वीकार किया तो नाम हो गया राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, सांकृत्यायन। भाषा कौन सी आती है इनको? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी, ये सभी भाषाएं इनको आती है, यानी बहुत सारी भाषाओं का इनको ज्ञान था। सन 1963 में इनका देहांत हो गया, 1963 में इनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। ये इनके जीवन के बारे में। फिर इनकी रचनाओं के बारे में लिखा है मैंने यहाँ। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग है। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलाम, घुमक्कड़ शास्त्र, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनको हमने पढ़ा है जीवन परिचय के अंतर्गत। अब आप लोग सभी पुस्तक में देखें, पाठ प्रारंभ कर रहे हैं हम। इस पाठ में क्या है? ध्यान दीजिए, लहासा की ओर की यात्रा का वर्णन किया गया है इसमें। तो लहासा की यात्रा में क्या है? वह नेपाल से तिब्बत जाने का रास्ता है, यानी यह तिब्बत की यात्रा कर रहे हैं, तिब्बत में ही स्थान आया हुआ लहासा। फरी कलिंपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। तो आगे देखिए, तो नेपाल नहीं, हिंदुस्तान की चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। तो नेपाल ही नहीं, यानी हिंदुस्तान में भी कोई वस्तु आनी थी तो इसी रास्ते से हिंदुस्तान से तिब्बत जाती थी, जो रास्ता यहाँ लिखा हुआ है, फरी कलिंपोंग, ठीक है। यह व्यापारी की नहीं, सैनिक रास्ता भी, यानी व्यापार करने के उद्देश्य से रास्ता ही नहीं है, सैनिक रास्ता, यानी सेना को भी इधर से भेजा जाने का रास्ता है। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां बनी हुई और किले बने हुए। तो अपन जो पाठ पढ़ रहे हैं, ध्यान रखें, लहासा की ओर एक यात्रा कर रहा है जो हमारा लेखक, उसने अपना ये वर्णन लिखा है कि यात्रा किस तरह की रही, जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी, यानी जहाँ पर वो गुजर रहे हैं, जहाँ फौज रहती थी, जहाँ फौज दिखाई दे रही है, वहाँ चीनी फौज थी पहले। क्यों थी? क्योंकि पहले चीन का अधिकार था तिब्बत पर। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए, वहाँ पर उसने कहा है कि अधिकांश जो फौजी घर वगैरह बने हुए हैं वो गिर चुके हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ मकान है, तो वहाँ पर कुछ लोग वहाँ के रह रहे हैं, जिसमें किसान रह रहे हैं, और वहाँ के कुछ भीड़ भाड़ नजर आती है। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त का अर्थ होता है छोड़ा हुआ, यानी चीनी सेना द्वारा पहले ग्रहण किया हुआ था, वहाँ रहते थे, लेकिन अब वो छोड़ा हुआ है किला, उन्होंने छोड़ रखा है। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। हम वहाँ क्या पीने के लिए ठहरे? चाय। अब ध्यान दीजिए, चाय किस तरह की है। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी है और कुछ आराम की बातें भी, यानी तिब्बत की यात्रा कोई करता है तो वहाँ कुछ तकलीफें भी है, परेशानियाँ भी हैं, तो कुछ वहाँ आराम भी है। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं, और न औरतें पर्दा करती हैं। ध्यान दीजिए,
वहां पर क्या है, एक तो छुआछूत की कोई भावना नहीं है, और दूसरी क्या है, वहां औरतें है वो पर्दा नहीं करती। बहुत निम्न श्रेणी के भिख मंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। यानी बहुत निम्न श्रेणी के भीख मंगों को, यानी कुछ ऐसे भीख मंगे हैं जो भिखारी बन कर आते हैं या भिखारी है, उनको लोग घरों में आने नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनको डर है, हो सकता है कि वो उन भीख मंगों के रूप धारण करके कोई डाकू आ गया हो, चोर आ गया हो, इसलिए उन्हें आने नहीं देते। ऐसे बहुत कम लोग हैं। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। यदि किसी में डर नहीं है या उनको लगता है कि यह डाकू नहीं हो सकता, तो वह बिल्कुल उन घरों के अंदर जा सकता है, अंदर तक कोई उसे रोक टोक नहीं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। अब देखिए, यदि आप ऐसे स्थान पर गए हो जहां आपको कोई पहचानता नहीं है, उसमें कोई भी औरत है, तो औरत खुद भी आपको चाय दे सकती है। ऐसा कोई वहां पर डर वगैरह नहीं है। वह आपके लिए उसे पका देगी, यानी आप उसे चाय बनाने कहेंगे तो वो चाय बनाकर ले आएगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, मक्खन और सोडा नमक वो उसको दे दीजिए। यह चाय चौड़ी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। अब उस बर्तन का नाम लिखा हुआ ध्यान दीजिए, खोटी, जिसमें एक टूटी लगी, जिसे अपन केतली कहते हैं ना, उसी तरह की है उस स्थान पर जिसमें चाय बना कर रही। चाय किससे बन रही, ध्यान रखिए, मक्खन सोडा नमक, ठीक है ना। फिर उसको कूट कर या चाय का जैसा रंग बनाकर आपको उस बर्तन में ला के दी जाएगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, यानी कि आपने मक्खन दिया है चाय बनाने के लिए और आप जहाँ बैठे चूल्हा उससे दूर है, तो आपको ये डर रहता है कि हमारा सारा मक्खन कहीं चाय में ना डाल दे, तो आप खुद वहाँ जाकर चाय बना सकते हो। उसमें भी आपको कोई रोक टोक नहीं है। चाय का रंग तैयार हो जाने पर उसमें नमक और मक्खन डालने की जरूरत है। अब देखो, अलग तरह की चाय है वहाँ पर, तो मैंने आपको शुरू में बताया ना, कुछ परेशानियां भी है, कुछ आराम भी है, तो ये परेशानी है। अलग तरह की चाय जिसका स्वाद ही नहीं चखा, वो चाय अब उसको पीने को मिलेगी। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। जब हम एक रास्ते से जा रहे थे तो एक आदमी आया, वह क्या मांगने लगा, राहदारी है, यानी कि वहां से जाने का जो टैक्स होगा या रसीद कटाई होगी कहीं की, वो उन्होंने मांगी। हमने वह दोनों चिट्ठे उसे दे दी। अब चिट्ठे यानी वो कागज जो उस पर लिखा होगा आने जाने के रास्ते के लिए। शायद उसी दिन हम थौला के पहले के आखिरी गांव पर पहुंच गए। अब थौला भी स्थान है, उसके आखिरी गांव है, वहां ये पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति के साथ में कोई होगा, उसके जान पहचान के कोई लोग थे, और भिख मंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। और क्या लिखा कि भिख मंगे रहते भी, यानी वो भिख मंगे के वेश में वहां से जा रहे थे और उनको ठहरने के लिए अच्छी जगह फिर भी मिल गई। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे तो भिख मंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। अब ये पुरानी बात है, एक बार ऐसे गए, लेकिन 5 साल बाद जब दोबारा वहां कह रहे हम गए, तो अब की बार हम भिख मंगे के वेश में नहीं गए, भद्र यानी एक अच्छे मनुष्य के वेश में गए और घोड़ों पे सवार होकर गए। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी, लेकिन उस वक्त हमको रहने के लिए किसी ने जगह नहीं दी। पहले तो दी थी भीख मंगे के वेश में, लेकिन जब अच्छे मनुष्य मंगे गए तो जगह नहीं मिली और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़ी में ठहरे थे। और वहां पर रहने के लिए कौन सी जगह मिली, एक झोपड़ी। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छा पीकर बहुत कम होश आवाज को दुरुस्त रखते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, उसकी मनोवृत्ति यानी उस समय मनुष्य के मन में कैसी वृत्ति चल रही है, चरित्र चल रहा है, आचरण चल रहा है, उसके ऊपर निर्भर करता है। और लगभग शाम के समय यदि कोई जाता है तो वहां पर एक पीने के लिए मदिरा जैसा कुछ है जिसको वो पी लेते हैं, तो उनको होश आवाज नहीं रहता है। तो यहाँ तक हमने ये चैप्टर पढ़ा है जिसमें आप देखें कि बताया गया है कि यात्रा किस तरह से उसने प्रारंभ की है और यात्रा में वह कहाँ जा रहा है, कि धीरे धीरे वह तिब्बत की तरफ जा रहा है, जहाँ पर उसे छुप छुप के जाना पड़ रहा है, वहाँ परेशानियाँ भी है, आराम भी है, तो ये सब है। आगे देखिए, अब हमें सबसे विकट डांडा थोला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह, अभी स्थान जो आया है डांडा वो सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव वगैरह नजर नहीं आता, यानी बहुत ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर अंडरलाइन कर दें, 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर वो स्थान है जो खतरे की जगह है, और उस पर आप दूर दूर तक देखोगे तो कोई गांव नजर नहीं आएगा। नदियों के मोड़ है, पहाड़ों के कोने, और बहुत दूर तक हम आदमी नहीं देख सकते। जो कारण क्या है, क्योंकि वहां पर नदियों के मोड़ है और बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है, यहाँ डाकू छिप सकता है ताकि कोई व्यक्ति आता है, यात्री आता है तो उसे लूट सके।
तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं। यानी वह ऐसा स्थान है यदि यहाँ कोई व्यक्ति मर भी जाता है तो कोई कार्यवाही नहीं होती, किसी को कोई परवाह नहीं है। लेकिन तिब्बत में यदि कोई मर जाए तो हो सकता है, उसका कानून है और वह बन सकता है। आगे देखिए, फिर लिखा है सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि वहां कोई गवाह नहीं है, इसलिए सरकार नहीं चाहती कि वहां कोई मरता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, क्योंकि उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, तो वो नहीं चाहते, क्योंकि गवाह मिलेगा नहीं और वो पैसा खर्च किया हुआ बेकार जाएगा। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। वहाँ क्या होता है, अक्सर डाकू जो है वो पहले व्यक्ति को मार देता है, उसके पश्चात जांच करता है, उसके बाद कुछ पैसे वगैरह है तो फिर वो उसे ले लेता है। डकैत हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं, यानी हथियार का कानून नहीं है, यहाँ हथियार कोई भी रख सकता है। तो इस वजह से वहाँ पर डाकू के पास बंदूकें हैं और वह पिस्तौल बंदूक रखते हैं और वहाँ घूमते रहते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। यदि डाकू यदि किसी लूटने वाले को नहीं मारता है तो उससे खुद को खतरा रहता है। गाँव में हमें मालूम हुआ कि पिछले साल थौनला के पास खून हो गया, शायद खून हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भीख मंगे थे। जैसे वहीं किसी वैसी सूरत देखते, टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची यानी दया भाव दिखाते और एक एक पैसा मांगते। यानी भीख मांगने का तरीका बताया गया है यहाँ पर, कि वो कहते हैं कि हमें इतनी चिंता नहीं थी। क्यों नहीं? क्योंकि हम तो भीख मंगे वेश में थे, भीख मंगों से कोई डाकू क्या लूटेगा। और इसके बजाय हम हमारी सूरत भी ऐसी बना लेते थे, यानी दया भाव दिखाते थे और मांगते थे एक एक पैसा। तो इस तरह से हम बिल्कुल भिखारी लग रहे थे। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। यानी हम आगे जहाँ रुकना था उसकी दूरी थी 16 से 17 मील। मैंने सुमति से कहा यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख देंगे और घोड़े पर चढ़कर चलेंगे। तो उसने अपने साथ चलने वाले साथी से क्या कहा, 2 घोड़े कर लो ताकि हम सामान को उसके ऊपर रख दें और फिर आगे और बढ़े। आज के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं, आप इसे अच्छे से देखें। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें या निजी संपर्क करके आप अपना सॉल्यूशन निकाल दें उसका। आज के लिए इतना ही। अगले पीरियड में हम आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे आगे का पाठ लेकर। तब तक धन्यवाद।